टू न्यूटोनियन एनर्जी चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी अपन ने देखा था, ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अपन ने देखी। तो रिफ्रैक्शन के अंदर अपन ने देखा था कि जब कोई रे एक मीडियम के थ्रू दूसरे मीडियम में मूव करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ना बात। अब हम देख रहे हैं कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होगा। स्फेरिकल सरफेस है, उससे रिफ्लेक्शन कैसे हुआ। स्फेरिकल सरफेस में लाइक हमारे पास में स्फेरिकल मिरर था, वो तो क्या था, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, उसके अंदर तो क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था। तो ऐसा ही कोई अपने पास में सरफेस हो जिसके अंदर, ऐसा ही कोई अपने पास में सरफेस हो जिसके अंदर हम क्या होता हो, रिफ्रैक्शन होता हो, यानी कि कोई कांच का हो, ठीक है, कोई प्योर ग्लास का हो, तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है। तो अपन देखते हैं, चलो चालू करते हैं अपन रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एक बात देखो कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, कि कोई रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, वो हुआ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब स्फेरिकल सरफेस से कैसे होगा तो देख लेते हैं अपन, इसको कवर करते हैं अपन। तो मान लिया अपने पास में कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये रहा स्फेरिकल सरफेस, और इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ये लिया मैंने स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस है। तो अब स्फेरिकल सरफेस है लाइक ये ग्लास का है, मान लिया अपने ग्लास का है, तो ये क्या हुआ, तो ये क्या होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगा पॉइंट P, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस है, एक ग्लास का है, एकदम ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ग्लास का है, तो स्फेरिकल सरफेस है। तो अपन जानते हैं कि ये तो क्या है, मीडियम फर्स्ट है, मीडियम 1, जो कि रेयर मीडियम है, रेयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। बात आती है समझ में। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, मीडियम 2 है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं मीडियम 2, जो कि डेंसर है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। डेंसर ही तो है, ग्लास जो है एयर से तो ज़्यादा डेंसर ही है, या फिर वैक्यूम ले लो, यहाँ पे कुछ भी ले लो, तो ये ग्लास है तो ये ज़्यादा डेंस है। डेंस का मतलब पास पास में है इसके पार्टिकल्स, ठीक है। तो ग्लास का है, एकदम कांच का बना हुआ है इस टाइप से ऐसे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी, अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस को आगे की ओर बढ़ाऊं तो इसका कोई सेंटर निकलेगा। तो ये जो हुआ इसका सेंटर हुआ, इसको मैंने नाम दे दिया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बात। चलिए अब हमारे पास में मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऊपर है, पॉइंट साइज का एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है। तो अब इससे बहुत सारी रेज निकल रही है, ठीक है। तो अब अपने को पता है कि एक रेज तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाती है, तो अपने को ध्यान रखना है कि जब भी मिडल पॉइंट से जाती है तो वो डायरेक्ट चली जाती है। अपन ने क्या देखा, रिफ्लेक्शन के अंदर अपन ने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, इसके अंदर भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जाती है तो वो बिना डाइवर्ट हुए सीधी निकल जाती है। तो ये मिडल पॉइंट होता है किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, तो ये होता है अपने पास में ऑप्टिकल सेंटर। याद रख जाएगी ना, क्या बताया कि एक मिडल पॉइंट होता है किसका, स्फेरिकल सरफेस का, जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई रे इससे मूव करती है तो बिना डाइवर्ट के वो सीधी मूव पास आउट हो जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और हमें इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, जैसे कि अपन ने देखा। तो एक रे तो मैं ये बात कर लेता हूँ, तो एक रे तो चली गई ऐसे, अरे याद रह जाएगी ये बात, ठीक है। वापस मन में दोहराएं, क्या है कि कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से मूव करती है तो बिना डाइवर्ट के वो सीधी मूव कर जाएगी। तो ये हुआ पहली रे। दूसरी रे मैं मान लेता हूँ इधर जा रही है, इस साइड में, ये रे गई इस साइड में। तो हम जानते हैं कि ये रे किधर जाएगी, हम बता सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो सेंटर से जाने वाली लाइन है, मान लिया कि ये सेंटर है, ये सेंटर से जाने वाली जो लाइन है वो क्या करेगी, अपने पास में नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। ये तो क्या होगा इसका नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल कितना होगा, आई, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। तो अब जो रे जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो रे विल मूव टुवार्ड्स टू द नॉर्मल। रे सीधी तो जाएगी नहीं, ये जानी चाहिए ऐसे, लेकिन सीधी तो जाएगी नहीं, तो ये इधर मूव कर जाएगी। तो ये टुवार्ड्स टू द नॉर्मल मूव कर गई, तो ये यहाँ पे आके मिल गई,
ठीक है। तो यहाँ पे एक आ गया आई पॉइंट, कौन सा पॉइंट आया, आई पॉइंट आ गया, जहाँ पे इमेज बन रही है, क्योंकि एक रे तो यहाँ पे जा रही है ये और दूसरी रे यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है अपने पास में, ये वाली डिस्टेंस, ये तो क्या है, u है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है, c से वाली, और ये जो डिस्टेंस है वो है अपने पास में v। क्लियर बात। तो अब देखिए, अब अपन निकालेंगे इसको, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया पॉइंट m, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको डाल दूंगा इस टाइप से, एक नॉर्मल डाल दूंगा जो कि एकदम जस्ट नज़दीक है p के, ठीक है। तो एक अपन ने नॉर्मल डाल दिया इस टाइप से। हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन निकालना है। तो रिफ्रैक्शन निकालने का मतलब मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है, ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन मुझे लगाना है, प्रूफ करना है रिफ्रैक्शन को, तो स्नेल्स लॉ लगाना। तो स्नेल्स लॉ अपने को बताता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू n/1, n/1 इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। तो हमें एंगल आई चाहिए और एंगल आर की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, एंगल आई चाहिए और एंगल आर की वैल्यू चाहिए, तभी हम स्नेल्स लॉ लगा पाएंगे, और स्नेल्स लॉ लगेगा तभी अपन रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे मैं एंगल आई की वैल्यू निकालनी है, और आर क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल हुआ, तो ये होता है आर। तो अपन जानते हैं ये तो हुई इंसिडेंस रे, और ये हुई अपने पास में रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। चलिए अब हम करते हैं इसको, हमें एंगल आई निकालना है और एंगल आर निकालना है, तो थोड़ा सा फोकस बनाए रखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इस एंगल को मान लेता हूँ अल्फा, इस एंगल को मान लेता हूँ बीटा, और इस एंगल को मान लेता हूँ गामा, ठीक है। क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आई और आर निकालने में ये अपनी हेल्प करेंगे। तो अब देखो, इन ट्राइंगल MNO क्या होगा, टेन अल्फा मैं निकाल सकता हूँ, टेन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, MN अपॉन में ON, तो ये आया MN अपॉन में ON। अरे बात आ रही है क्लियर, MN अपॉन में ON आ गया अपने पास में। अब वही चीज अपने को यूज करनी है, टेन अल्फा क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो टेन अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं, अल्फा, टेन अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा पुट अप कर सकता हूं। तो यहां पे आ गया अपने पास में अल्फा इक्वल टू MN अपॉन में ON। क्लियर। तो ये एक आ गया अल्फा। ऐसे ही अगर मैं बीटा निकालूं, इन ट्राइंगल MNC, टेन बीटा इक्वल टू कितना आएगा, MN अपॉन में CN या फिर NC, टेन MNC, तो MN अपॉन में CN, ठीक है। तो ये आया MN अपॉन में CN। और ये बात आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि टेन बीटा की जगह कितना लिख सकता हूं मैं बीटा, तो MN अपॉन में CN। अरे बात आई ना समझ में, क्यों किया अपन ने, हाँ ऐसा ही, क्योंकि टेन बीटा क्या है, स्मॉल है, तो टेन बीटा अपने को क्या लेना है, टेन बीटा जो लेना है, क्या लेना है, स्मॉल लेना है। तो टेन बीटा स्मॉल है, तो टेन बीटा किसके इक्वल लिख सकता हूँ, बीटा के इक्वल, ठीक है। तो ऐसे अपन ने लिख दिया है। अब देखो, ऐसे मैं गामा निकाल सकता हूँ, तो गामा किस में निकलेगा, MNI, इन ट्राइंगल MNI, तो सीधा लिख देता हूँ मैं गामा इक्वल टू MN अपॉन में NI, MN अपॉन में NI। अरे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ही तो होता है, अरे याद है ना सबको, अरे समझ में आ रहा है ना, MN अपॉन में NI, तो ये आया MN अपॉन में NI, MN अपॉन में NI, ये वैल्यू आ गई, ये आ गया गामा। तो गामा अपने पास में आ जाता है। अब अपन देखते हैं एंगल आई निकालना है, लेकिन मुझे तो क्या करना है, एंगल आई निकालना है। तो एंगल आई के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एंगल आई क्या है, आई MCO, इन ट्राइंगल MCO में एंगल आई जो है एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू क्या है, एक्सटीरियर एंगल,
और एक्सटीरियर एंगल के बारे में अपन जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, अरे सम ऑफ टू इंटरनल एंगल होता है एक एक्सटीरियर एंगल। तो MCO के अंदर I क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू इंटरनल एंगल कितना है, अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, तो मैं अपन ने लिखा अल्फा प्लस का बीटा। अब अल्फा की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं अपन, तो अल्फा की वैल्यू मैं लिख देता हूं, तो I बराबर अल्फा की वैल्यू कितनी है, mn/O1, तो ये लिखा अपन ने mn/O1 प्लस ऐसे ही बीटा की वैल्यू mn/Cn, तो mn/Cn अपन ने लिख दिया है। क्लियर बात, तो ये अपन ने निकाल लिया ये वैल्यू। अब अपन देख लेते हैं R की वैल्यू और निकालनी है अपने को, किसकी वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू। तो R तो अपने पास में ये है, अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है मुझे, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ ऐसे, तो अपन जानते हैं कि ये क्या होगा, गामा, क्योंकि यहाँ से अगर इस सिरे को आगे जाके देखो तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। बात आ रही है समझ में। ऐसे ही अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये एंगल ये जो एंगल होगा इस टोटल एंगल के इक्वल होगा। तो ये एंगल तो कितना है बीटा, और ये एंगल कितना है R प्लस का गामा। तो देखो यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से बीटा जो है किसके इक्वल है, R प्लस का गामा के इक्वल है। अरे बात आ रही है समझ में। तो इन डायग्राम या फिर मैं लिख सकता हूँ कि बीटा इक्वल टू R प्लस का गामा। तो R इक्वल टू कितना आएगा भाई, R इक्वल टू बीटा प्लस का गामा, R इक्वल टू बीटा माइनस का गामा, बीटा माइनस का गामा। तो यहां से मैं वैल्यू पुटअप करता हूं R की, तो R मुझे निकालना है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू अपन ने निकाली है mn/Cn या फिर NC, mn/Cn माइनस गामा की वैल्यू कितनी, mn/Ni, तो ये वैल्यू आई mn/Ni। ठीक है, तो ये आया अपने पास में गामा। क्लियर, तो R की वैल्यू भी आ गई अपने पास में और I की वैल्यू भी आ गई। तो अपन क्या करें, हम स्नेल्स का लॉ लगाएं। तो बाय स्नेल्स लॉ, अरे कौन सा नियम है, स्नेल का लॉ है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था कि n/1 इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R, साइन I अपॉन में साइन R। और हमें क्या करना है, जैसा कि अपन कर रहे हैं कि साइन I क्या लेना है, स्मॉल लेना है। तो क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू I लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन R को क्या करना है, स्मॉल लेना है, तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू R लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं n2 की जगह n2 अपॉन में n1 इक्वल टू I अपॉन में R, जब एंगल स्मॉल, ये कंडीशन तभी वैलिड है जब एंगल स्मॉल है। अरे बता रहा हूं मैं बार बार इस बात को। तो यहां से अपन निकालेंगे n/1, तो ये लिखा अपन ने, यहां पे वैल्यू पुटअप करता हूं मैं, तो ये आया n2 अपॉन में n1, और I की वैल्यू मेरे पास है कितनी, mn/O1 प्लस mn/Cn, तो ये वैल्यू आई mn/Cn। तो यहां से डिवाइड करता हूं मैं किससे, R से। तो एंगल R की वैल्यू अपन ने निकाली है ये, तो एंगल R की वैल्यू कितनी है, mn/Cn, ठीक है, माइनस mn/Ni। अरे बात आ रही है समझ बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं mn को दोनों साइड में ऊपर से कॉमन लेके मैं काट दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, अरे ऊपर से थोड़ी ज़्यादा नहीं ना, हाँ मुझे पता है तुम लोग मोथे नहीं हो। तो यहाँ से लिखा अपन ने n2 अपॉन में n1 इक्वल टू, या आया 1/O1 प्लस 1/Cn अपॉन में 1/Cn माइनस 1/Ni। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इससे कर सकते हैं अपन इसको, तो इसको तो मैं इसको पहले इधर लेके आते हैं, तो कितना आएगा n2/Cn माइनस n2/Ni इक्वल टू
N1 अपॉन में ON प्लस N1 अपॉन में CN। तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि इस साइड में CN है, तो इस CN को मैं इस साइड में लेके आ जाऊँ। अरे यहाँ पे CN है तो वहाँ पे भी CN है, तो मैं इस साइड में लेके आ जाऊँ, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो कितना लिखूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखूँगा N2 अपॉन में CN माइनस N1 अपॉन में CN इक्वल टू, अब इसको मैं इस साइड में लेके जाता हूँ तो ये आएगा N2 अपॉन में Ni प्लस का हो जाएगा भी N2 अपॉन में Ni, और यहाँ पे आएगा प्लस N1 अपॉन में ON। अब देखो हम वैल्यू को पुट करेंगे बाय साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अपन ने पढ़ लिया था कि क्या होता है, जैसा अपने पास में मिरर्स में अपन ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, ऐसा ही साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी होता है। तो वही साइन कन्वेंशन अपन पढ़ेंगे। तो वो साइन कन्वेंशन क्या होता है, से वैल्यू पुटअप करेंगे। तो N2 अपॉन में वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ तो क्या आएगा, N2 अपॉन में CN की वैल्यू ये रही CN, ये वैल्यू ऑलमोस्ट P के इक्वल है। P के क्या है, एकदम जस्ट पास में है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको R, इसको क्या लिख सकते हैं R, जो कि आएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि P से इस साइड में है, जो सारी डिस्टेंस इस साइड की डिस्टेंस है, तो क्या है ये पॉजिटिव आएगा। माइनस अपॉन में N1 अपॉन में R, क्योंकि CN तो पॉजिटिव है, इक्वल टू N2 अपॉन में Ni ये रहा, Ni ये वैल्यू, तो ये P से मतलब Pi लिख सकते हैं अपन इसको। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है, V है, क्योंकि इमेज फॉर्म हो रही है तो इमेज की वैल्यू कितनी होती है, V होती है। तो यहाँ पे लिखा मैंने प्लस का V, प्लस N1 अपॉन में ON की वैल्यू देखो भाई, ON को लिख सकते हैं OP, तो माइनस का U अपन इसको लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट अपने पास में फॉर्मूला आता है N2 माइनस का N1 अपॉन में R इक्वल टू N2 अपॉन में V माइनस का N1 अपॉन में U। तो ये फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और यही फॉर्मूला अपने पास में कॉनकेव, अगर अपन स्फेरिकल सरफेस लेंगे तो आएगा। यही फॉर्मूला अपने पास में जब मैं कॉनकेव सरफेस लूंगा तो भी अपने पास में आएगा। तो फॉर्मूला ध्यान में रखना अपने को, क्योंकि लेंस पढ़ेंगे तब इसी फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, आगे की चीज़ें डेराइव करेंगे। क्योंकि लेंस बनाना है, लेंस अपने पास अपने सिलेबस में है, तो लेंस सिलेबस में है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो फॉर्मूले से ही लेंस बनेगा। क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस से मिलाकर ही हम एक लेंस बनाएंगे, जुगाड़ करेंगे उसका स्फेरिकल सरफेस से। तो फॉर्मूला याद रखना है N2 माइनस N1 अपॉन में R इक्वल टू N2 अपॉन में V माइनस का N1 अपॉन में U। जहां पर मैं लिख सकता हूं N तो नहीं, मैं लिखूंगा V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और N2 मैंने बता ही दिया है, जो ग्लास है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और N1 क्या है, ये जो फर्स्ट मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे वापस, N2 अपॉन में V माइनस का N1 अपॉन में U इक्वल टू N2 माइनस का N1 अपॉन में या, और ये फॉर्मूला आप याद रख लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि आगे जस्ट अपन जैसे ही लेंस पढ़ेंगे वो याद करने वाले हैं। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप लाइक और कमेंट तो करते जा ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एंजॉय कीजिए।